कभी सोचा है कि ये जो देश होते हैं ये आखिर बनते कैसे हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्र या नेशन का ये जो आइडिया है वो पैदा कैसे हुआ। और देखिए, हमारी ये कहानी किसी लड़ाई या किसी तारीख से नहीं, बल्कि एक सपने से शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे 1848 में एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग में कैद कर लिया था। तो ये है फ्रेडरिक सोरियो। चलिए देखते हैं कि आखिर उनका वो सपना था क्या जिसने हमारी पूरी कहानी की नींव रखी। सोरियो ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य हों, मतलब राजा महाराजाओं का राज खत्म और लोगों का शासन शुरू। इस पेंटिंग में देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से देशों की एक लंबी लाइन गुजर रही है और जमीन पर राजाओं की तानाशाही के टूटे फूटे निशान पड़े हैं। इस जुलूस में सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड हैं और उनके ठीक पीछे फ्रांस और जर्मनी, और ऊपर आसमान में ईसा मसीह, संत और फरिश्ते, ये सब देशों के बीच भाईचारे का आशीर्वाद दे रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उस जमाने में ये सब सिर्फ एक कल्पना थी, एक सपना। जर्मनी और इटली जैसे देश जिनका आज हम नाम लेते हैं, उस वक्त तो वैसे थे ही नहीं जैसे आज हैं। तो ये पेंटिंग, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी उम्मीद थी। तो ये जो राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट का पावरफुल आइडिया था, वो धीरे धीरे पुराने साम्राज्यों की जगह ले रहा था। पर सवाल ये है कि एक राष्ट्र होने का आखिर मतलब क्या होता है? सोचिए जरा, एक राष्ट्र बनता कैसे है? क्या सिर्फ एक जैसी भाषा बोलने वाले या एक ही जमीन पर रहने वाले लोग एक राष्ट्र बन जाते हैं? एक फिलोसोफर ने इसका जवाब दिया और वो जवाब कहीं ज्यादा गहरा था। ये थे फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनेन। 1882 में उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र बहुत लंबे वक्त की कोशिशों, कुर्बानियों और वफादारी का नतीजा होता है। इसका होना हर रोज होने वाला एक जनमत संग्रह है। मतलब राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक आत्मा है। ये एक साझे अतीत और मिलकर रहने की इच्छा से बनता है। और ये जो डेली प्लेबिसाइट या रोजाना जनमत संग्रह वाली बात है ना, इसका सीधा सा मतलब ये था कि कोई भी देश तभी तक मौजूद है जब तक उसके लोग अपनी मर्जी से हर दिन उसका हिस्सा बने रहना चाहते हैं। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ठीक है, विचार तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये सपना हकीकत में कैसे बदला? आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आइडिया में आग लगा दी और इसे एक राजनीतिक हकीकत बना दिया? वो चिंगारी थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद की ये पहली और सबसे साफ आवाज थी। इसी क्रांति ने पहली बार सत्ता एक राजा के हाथ से छीनकर सीधे देश के नागरिकों के हाथों में सौंप दी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने बाकायदा एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए। सबसे पहले ला पात्री यानी पितृभूमि और ले सितोयेन यानी नागरिक जैसे विचार लाए गए। मतलब एक ऐसा समाज जहां सबके अधिकार बराबर हों। फिर राजा के झंडे को हटाकर फ्रांस का नया तिरंगा झंडा लाया गया। जो एस्टेट्स जनरल थी उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, जिसे नागरिक चुनते थे। पूरे देश में एक जैसे कानून, नापतोल के एक जैसे पैमाने लागू किए गए। और आखिर में पेरिस में जो फ्रेंच बोली जाती थी उसे पूरे देश की आम भाषा बना दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ फ्रांस में खत्म नहीं हुई। ये जो क्रांति की आग थी वो अब फ्रांस की सीमाओं का लांघकर पूरे यूरोप में फैलने वाली थी। और इस आग को फैलाने का काम किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। विडंबना देखिए, उसने फ्रांस में तो लोकतंत्र को खत्म कर दिया, लेकिन क्रांति के जो विचार थे उन्हें अपनी सेनाओं के साथ पूरे यूरोप में फैला दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 1804 का नेपोलियनिक कोड। इस कोड ने तो मानो सब कुछ बदल दिया। इसने जन्म से मिलने वाले सारे खास अधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर खड़ा कर दिया, लोगों को संपत्ति का अधिकार दिया, प्रशासन को आसान बनाया, सामंती व्यवस्था और गुलामी खत्म की, और पूरे इलाके में एक जैसे कानून और नापतोल लागू कर दिए। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये था कि नेपोलियन की फौजें अपने साथ आज़ादी लाई थीं या फिर एक नई तरह की गुलामी? क्योंकि ये नए विचारों का स्वागत हर जगह बाहें फैलाकर नहीं हुआ। शुरू में तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, इन सब जगहों पर लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया। उन्हें लगा कि ये मुक्तिदाता हैं जो उन्हें पुरानी व्यवस्था से आज़ाद कराने आए हैं। नए कानून, सामंतवाद का अंत, बेहतर ट्रांसपोर्ट, फायदे तो थे।
लेकिन ये जो शुरुआती उत्साह था ना, वो बहुत जल्दी दुश्मनी में बदल गया। क्यों? क्योंकि लोगों को जल्द ही समझ आ गया कि इस आज़ादी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। टैक्स बढ़ा दिए गए थे, मीडिया पर सख्त सेंसरशिप थी और सबसे बुरा, लोगों को जबरदस्ती फ्रांस की सेना में भर्ती किया जा रहा था ताकि वो और इलाके जीत सकें। तो राजनीतिक आज़ादी तो मिल नहीं रही थी, ये सारे नुकसान सुधारों के फायदों पर भारी पड़ने लगे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। जो फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद का आइडिया लेकर आई थी, उसी के जुल्मों की वजह से जिन देशों पर उन्होंने कब्जा किया था, वहां के लोगों के अंदर अपने देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना जाग उठी। यानी मुक्तिबाता अब हमलावर बन चुके थे। तो देखा कैसे एक कलाकार के सपने से ये सफर शुरू हुआ, फिर क्रांति की आग में तपा और एक सम्राट की जीतों के साथ पूरे यूरोप में फैला। इस तरह राष्ट्र का वो विचार बना जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और आज भी ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।